हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हमारी इस वीडियो में सीसीटी बेस्ड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रास लैंड विद ए फ्लावर बेड थीम। ये थीम रहेगी। अब क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। रिया हैज़ ए फील्ड विद फ्लावर बेड एंड ग्रास लैंड। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, कुछ वहाँ पे ग्रास लैंड है और कुछ फ्लावर बेड है। अब क्या कहा हुआ है, द ग्रास लैंड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वाइल फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। तो ये कैसी शेप है इस साइड में, ये है रेक्टेंगल ग्रास लैंड जो दिया हुआ है, ओके, और ये है स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या कहा हुआ, देखिए द लेंथ ऑफ ग्रास लैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड। ये रिलेशन दिया हुआ है ग्रास लैंड और फ्लावर बेड की साइड्स की में, ठीक है। और कहा हुआ है द टोटल एरिया ऑफ होल लैंड मीन्स ग्रास लैंड प्लस फ्लावर बेड दोनों का मिलाने के बाद जितना ये टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया का टोटल लैंड का एरिया क्या होगा, 1260, ओके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी साइड्स क्या रहेंगी। तो फ्लावर बेड की साइड अगर हम पहले एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ ग्रास लैंड, क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ है कि लेंथ ऑफ ग्रास लैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड। मतलब हम ग्रास लैंड की जो लेंथ है वो तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्लावर बेड की लेंथ दी हुई होगी। तो दी हुई नहीं है तो हमें ये एज्यूम करनी पड़ेगी। सो लेट द साइड ऑफ फ्लावर बेड इज x मीटर, ठीक है। x मीटर अगर ये होगी तो ये भी x मीटर होगी, क्योंकि फ्लावर बेड क्या है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है, ठीक है। अब ये x मीटर हुआ तो अब देखिए लेंथ ऑफ ग्रास लैंड क्या होगी। According to question, according to language, it is means length of the grassland is found to be 3 meter more than twice the length of flower bed। मतलब फ्लावर बेड की जो लेंथ है उसके ट्वाइस और उससे भी 3 मीटर ज़्यादा ये लेंथ हो जाएगी हमारी फ्लावर बेड की ग्रास लैंड की लेंथ, ठीक है। लैंग्वेज समझना आप। द लेंथ ऑफ ग्रास लैंड इज फाउंड टू बी 3 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, ओके। तो ऐसे हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली और टोटल एरिया हमारे पास है 1260। ये हमने यहाँ पे लैंग्वेज जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर ली इसकी साइड। अब क्वेश्चन क्या कहा हुआ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज x मीटर, ठीक है, x मीटर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, देन द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड इज टोटल लेंथ ऑफ फील्ड। अब टोटल फील्ड कौन सा होगा, देखिए ये इसकी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, ये पॉइंट मानिए बी ए, ये पॉइंट मानिए बी, तो ए से लेके बी तक की जो लेंथ रहेगी ये रहेगी कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस फील्ड। तो कंप्लीट लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक्स और ये जो हमने फाइंड आउट करी थी ग्रास लैंड की लेंथ, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगी कंप्लीट लेंथ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2x + 3 + x, इसका मतलब होगा 3x + 3। अब देखिए 3x + 3 कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड देखिए, what will be the perimeter of whole figure in the terms of x। अब ये जो कंप्लीट फिगर दिया हुआ है ग्रास लैंड प्लस फ्लावर बेड, इसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो इसकी चारों साइड्स कौन सी होंगी, लेंथ इसकी होगी 3x + 3, ठीक है। तो 3x + 3 हो जाएगी नीचे वाली साइड और 3x + 3 होगी ऊपर वाली साइड, ठीक है। प्लस इस साइड की है x, तो इस साइड की भी क्या होगी, ये साइड होगी हमारी x मीटर, प्लस में x + x। आप देख लेते कितना आएगा, 3x + 3x 6x, 6x + x 7x + x, 8x + 3 + 3 6। सो 8x + 6 ऑप्शन ए, ठीक है। ये ऑप्शन ये हो जाएगा इसकी पेरीमीटर, इतना मीटर, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इज 1260। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखिए टोटल एरिया दिया हुआ है किसका, टोटल फील्ड का। अब टोटल फील्ड का एरिया है 1260। अब इसकी शेप कैसी, टोटल एरिया की, टोटल एरिया है रेक्टेंगल शेप, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ टोटल फील्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता है ऑलरेडी टोटल फील्ड का, ब्रेड्थ क्या है x मीटर और लेंथ क्या है, लेंथ ही टोटल ये साइड 3x + 3 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ टोटल फील्ड दिया हुआ कितना 1260
और इस साइड में हम लिख देंगे लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ है 3x प्लस 3 इंटू ब्रेड्थ क्या है x। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करिए इसको। इस साइड में 1260 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 3x² प्लस 3x। ओके, देन एक साइड में ले आएंगे सारी चीज़ों को हम। 3x² प्लस 3x मीन्स जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे। सो 1260 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल के और राइट साइड में 0 वाली साइड ला सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 420। ओके, 3 को जब इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। अब देखिए x का हमें मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे करते थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो मिडल टर्म है मीन्स x का जो कोफिशिएंट है उस नंबर का हमें ऐसे फैक्टर करने होते थे, उनका a और c का मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस 420 और सम आना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। और अगर आप ये फैक्टर नहीं बना पाते तो आप जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 और 20 सिंपल आपको देखने से पता चल रहा है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 420। ठीक है, और सम करेंगे तो प्लस 21 ले लेंगे और माइनस 20 तो आ जाएगा प्लस x। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के बाद में क्या आएगा आपके पास x² प्लस 21x माइनस 20 माइनस 420 इक्वल्स टू 0। x को लेंगे स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से, तो x प्लस 21 माइनस 20 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 21। तो यहाँ पे x माइनस 20 और x प्लस 21 होगा। ठीक है, और यहाँ से दोनों को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 20 वैल्यू आएगी और एक आएगी माइनस 21। सो x की वैल्यू हम 20 कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे कंसिडर 20, क्योंकि x लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस 21 उसकी लेंथ नहीं होगी। तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आएगी 20 और माइनस 21, जिसमें से हम माइनस 21 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। मीन्स ब्रेड्थ ऑफ दिस टोटल फील्ड विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, लेंथ भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या कहा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ग्रासलैंड एंड द फ्लावर बेड सेपरेटली। अब दोनों का जो हमारे पास अलग अलग दिया हुआ था ग्रासलैंड और फ्लावर बेड, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसकी साइड है 20 मीटर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। सो साइड इंटू साइड मीन्स 20 इंटू 20। तो फ्लावर बेड का हमारे पास एरिया हो जाएगा 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा। इसके बाद में ग्रासलैंड का एरिया होता है हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इसकी 2x प्लस 3 और ब्रेड्थ रहेगी सेम x, और x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी 20। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए 2x प्लस 3 2 इंटू एक्स 40 प्लस 3 43 मीटर, और x यहाँ पे है 20। अब देखिए इसका एरिया क्या आएगा 43 मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 20, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 860 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हमने अलग अलग फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका फर्स्ट का, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ग्रासलैंड टू द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। बिल्कुल सिंपल है, हमें रेशियो जस्ट फाइंड आउट करना है, एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। तो ग्रासलैंड का एरिया क्या है 860 एंड रेशियो ऑफ फ्लावर बेड है ना, रेशियो ऑफ ग्रासलैंड टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड का एरिया कितना है 400। इसको सिंपली यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कैंसिल आउट करने के बाद ये आएगा यहाँ पे 2 से काटने के बाद 43 और इस साइड में आएगा 20। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 43:20। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था कि आपको देखना था क्या लैंग्वेज में क्या कहा हुआ है, उस पे बेस पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और उस इक्वेशन को सोल्व करना था मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे एक्स की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन की हमारी थीम रहने वाली है थ्रोइंग अ बॉल। जैक्सन थ्रोज अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड विच फॉलोज द कर्व एच यहाँ पे अलग है हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू -5t² प्लस 14t प्लस 3 वेयर h रिप्रेजेंट्स हाइट इन मीटर्स एंड टाइम t इन सेकेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉल इनिशियली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल इनिशियली। देखिए ये जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस ये टाइम को डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस हाइट को। अब टाइम का मतलब क्या है, नेगेटिव में तो टाइम कभी होगा नहीं, तो इनिशियली का मतलब है कि जब 0 सेकेंड थी वहाँ पे टाइम, तो उसकी हाइट कितनी थी बॉल की। तो 0 के साथ देखेंगे यहाँ पे, तो कितने पे है बॉल, 3 मीटर, ठीक है, मीटर में यहाँ पे है ये, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, इनिशियली उस बॉल की हाइट कितनी थी, 3 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स। आफ्टर 3 सेकेंड मतलब अब टाइम हो गया 3 सेकेंड, मतलब 0 से आगे हम 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, 30। अब इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि ये ग्राउंड है, टी ये जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है, और हाइट वाली साइड देखिए वाई एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस है यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 0, ठीक है, ओरिजिन के बराबर। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद, 0 मीटर, मीन्स एट द ग्राउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द बॉल टचेज द ग्राउंड। अब देखिए बॉल जब ग्राउंड पे है तो किस टाइम पे है, एक तो हमने अभी भी देखा सेकंड क्वेश्चन में कि जब 3 सेकंड के बाद में वो बॉल ग्राउंड पे, मतलब हाइट उसकी 0 है। एक नेगेटिव वाली साइड देखिए, यहाँ भी तो एक बार अगर ग्राफ में देखा जाए तो ये बॉल इस टाइम पे इसको टच करेगी ग्राउंड को, ठीक है, मीन्स माइनस में कुछ वैल्यू रहेगी, -0.2 मान लीजिए, तो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी -0.2 और +3, और माइनस वाली वैल्यू तो हम वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, 0 से ज़्यादा रहेगा। अब देखिए फोर्थ उसी बेस पे कुछ ये क्वेश्चन है, कैन द वैल्यू ऑफ टी बी नेगेटिव व्हेन द बॉल टचेज द ग्राउंड। अब देखिए बॉल ऑलरेडी यहाँ पे हाइट पे है, 0 जब टाइम है तो वहाँ पे हाइट कितनी उसकी 3 मीटर, तो टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है इसका, जब बॉल ग्राउंड पे रहेगी तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से अगर वो गिरना स्टार्ट करते हैं या ऊपर जाएगी तो टाइम बढ़ेगा हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नो, द वैल्यू ऑफ टी कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब ग्राफ को देखना है हमें, और मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, वो देखिए हाइट वाला ग्राफ है वाई एक्सिस, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम कितनी है, ये 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 12.6 के अप्रोक्सीमेट होगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, 12.6 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ग्राफ रीडिंग के बेस्ड एक ये क्वेश्चन है, इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसकी थीम रहेगी विंडो कर्टेन्स, कर्टेन्स बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनी हुई है, क्या है देखिए, नीलो वांट्स टू मेक द कर्टेन्स फॉर हर विंडो एज शोन इन द फिगर। फिगर में 2 कर्टेन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक ये है इस साइड में और एक इस साइड में है ये, ठीक है, और एक ये एक स्क्वायर शेप है, कैसी शेप है ये, एक विंडो है, आगे हमें क्वेश्चन पता चलेगा। विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तभी मैंने कहा कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्योंकि देखने से आपको स्क्वायर भी लग रहा होगा बट ये स्क्वायर नहीं है। जब यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये रेक्टेंगल है स्क्वायर, उसके बाद हम इसको कह पाएंगे कि रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है, अपने मन से आपको नहीं कहना है। तो ये जो विंडो हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल शेप है, और इसमें ये जो कर्टेन्स लगे हुए हैं ये हैं ट्रायंगल शेप। अब देखिए यहाँ पे कहा हुआ है हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो 2:3, तो यहाँ पे 2:3 नहीं होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है, तो लेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे रेशियो होगा ये 3:2, ठीक है, ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ बाय ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3/2 एंड द एरिया ऑफ विंडो इज 864 स्क्वायर इंचेस। अब ये रेक्टेंगल शेप है इस विंडो का, और इसकी जो साइड्स हैं ये हैं 3x एंड 2x, मीन्स 3:2 रेशियो में, तो इसका एरिया इक्वल्स टू 864। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसको हम इक्वल टू पुट कर सकते हैं 864, ओके। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए हुए ये देख लेते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ विंडो दैट इज अनकवर्ड। अब आप फिगर को देख के बता सकते हैं कि अनकवर्ड जो है पार्ट वो कौन सा है। अनकवर्ड पार्ट देखिए ये रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में ये कर्टेन्स और बीच में जो ये रहेगा ये अनकवर्ड पार्ट है। ये किस शेप में होगा, ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ओके। तो सी पार्ट आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ईच कर्टेन अदर देन हाइपोटेन्यूस।
तो कर्टेन की जो साइड्स हैं वो तीनों साइड ये हैं, देखिए, ठीक है। अब इनमें कौन कौन साइड का रेशियो पूछा है, अदर देन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये साइड और ये साइड है, तो इसका हमें रेशियो बताना कितना होगा। तो ये देखिए 3x, ठीक है, और यहाँ पर ये 2x है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, मीन्स x ये होगा और x ये होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि x इज टू 3x, ये अगर रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो यही रेशियो होगा इसके दोनों साइड्स का, कर्टेन के दोनों साइड्स का, ठीक है। तो 1:3 मीन्स ए पार्ट इसका हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। वही आगे जो मैंने आपको बताया था, डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एरिया ऑफ विंडो इक्वल्स टू 864 गिवन है, और एरिया ऑफ विंडो की जगह आप क्या रख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड लेंथ इज 3x एंड ब्रेड्थ इज 2x इक्वल्स टू 864। देन सोल्व इट, वी विल गेट 6x² इक्वल्स टू 864। जब इसको आप सोल्व करेंगे आगे तो x² इक्वल्स टू आ जाएगा 144। कैसे, when we transfer this 6 to right hand side, it will divide 864 and we will get 144. then x equals to plus minus 12, and minus 12 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x देखिए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 12 होगी, जब x की वैल्यू 12 होगी तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 इंचेस, और जो 2x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 इंचेस। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं डायमेंशंस। लेंथ होगी आपकी 36 इंचेस और ब्रेड्थ हो जाएगी 24 इंचेस, ओके। देन हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द कर्टेन्स। अब जो कर्टेन्स से जितना एरिया कवर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये एरिया हमें सारा फाइंड आउट करना है कि कर्टेन्स का दोनों साइड का एरिया कितना होगा। अब दोनों कर्टेन इक्वल है, तो अगर हम एक कर्टेन का एरिया फाइंड आउट करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो हमें मिल जाएगा दोनों जो कवर्ड एरिया है कर्टेन से वो हमारे पास आ जाएगा। तो एक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल है, जो कर्टेन से ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू बेस, बेस इज x मीन्स 12, और हाइट कितनी 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया इसका फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इज 12 और हाइट है 36। तो यहाँ से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 216 स्क्वायर इंचेस। ये तो आएगा एक ट्रायंगल का, एक कर्टेन का। अब दोनों कर्टेन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 216 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 432 इंचेज आ जाएगा आपका इनका जो एरिया कवर किया कर्टेन्स ने, ओके। ये है 432। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द विंडो। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सम ऑफ बाउंड्रीज, और सम ऑफ बाउंड्रीज कैसे करेंगे, सम ऑफ बाउंड्रीज का मतलब है विंडो का पूछा हमसे यहाँ पे, ना कि कर्टेन का। तो विंडो का मतलब रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है 36 और ब्रेड्थ कितनी देखिए 24। तो कितना होगा यहाँ पे पेरीमीटर में आप लिख सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस इंटू लेंथ इज 36 प्लस ब्रेड्थ इज 24। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आएगा 40, 36 प्लस 4 कितना आएगा 40, 40 प्लस 20 60, और 16 इंटू 2 120 मीटर, सॉरी मीटर नहीं आएगा इंचीज में, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है हमारा, तो ये भी इंचीज रहेगा। पेरीमीटर आ जाएगा आपका 120 इंचेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये जब हमने एरिया ऑफ विंडो से x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो ये x² इक्वल्स टू 144 इक्वेशन बनी थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ की थीम रहेगी ट्रिप बाय मोटर बोट। John and Priya went for a small picnic. After having their lunch, Priya insisted to travel in a motorboat. The speed of the motorboat was 20 km per hour. Priya, being a mathematics student, wanted to know the speed of the current. So she noted the time for upstream and downstream. ये देखिए upstream और downstream पे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे पहले, उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो उसके आगे क्या कहा हुआ है, शी फाउंड दैट फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 hour मोर देन द अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। क्या कहा हुआ, उसकी स्पीड दी हुई, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो प्रिया है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स है, वो जानना चाह रही कि करंट की वहाँ पे क्या स्पीड है, इमेज में दिखाया हुआ है। तो करंट के अपोजिट जाते हो पहले और फिर उसके करंट के साथ में आते, मीन अपस्ट्रीम फिर डाउनस्ट्रीम, और दोनों का टाइम कंपैरिजन वहाँ पे दिखाया हुआ है कि इतना टाइम फालतू लगता है। देखिए
शी फाउंड दैट फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर देन अपस्ट्रीम, मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर गए उसमें लगा 1 घंटा ज़्यादा, जबकि डाउनस्ट्रीम में लगा 1 घंटा कम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। अपस्ट्रीम में मैंने बताया था स्पीड क्या होती है, मान लीजिए कि करंट की स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड, तो हम यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मैंने बताया था हमेशा जो स्पीड रहेगी करंट की वो माइनस हो जाती है, तो 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में हो जाएगी ऐड। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाउनस्ट्रीम में क्या रहेगी उसकी स्पीड 20 प्लस x, 20 मैंने यहाँ पे स्पीड लिखी स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, मोटर बोट किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, तो 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम में प्लस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसको फाइंड आउट करने के लिए इनमें से फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट है देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला होता है, और इसका यूज करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सेकंड का होगा ए ऑप्शन। थर्ड देखिए, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सोल्व टू फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। अब हमें लास्ट वाली जो लाइन है, सी फाउंड दैट फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, दोनों का हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टाइम का डिफरेंस रहेगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उस रिलेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब दोनों केस में हमें टाइम फाइंड आउट कर लेंगे दोनों केस में, ठीक है, अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी। तो अपस्ट्रीम में क्या रहेगा टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम की क्या रहेगी 20 माइनस x, तो ये हो गया अपस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम का देखिए कितना टाइम लगेगा, 15 बाय स्पीड वहाँ पे चेंज हो जाएगी 20 प्लस x, टाइम इन अपस्ट्रीम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइम इन डाउनस्ट्रीम। अब किस में से कौन सा माइनस करेंगे तब 1 आवर आएगा हमारा, उसका ध्यान रखना है आपको। टाइम कौन सा ज़्यादा लगा और कौन सा कम है वो आपको देखना है। टाइम इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगा होगा और डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 15 बाई 20 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे 15 बाई 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 आवर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, और यही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है कि फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सोल्व टू फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है, एलसीएम लेंगे इस साइड का, तो एलसीएम लेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मीन्स 400 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू, ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 15, अब की बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस एक्स ऑलरेडी यहाँ पर, तो 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू आएगा 1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 1 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखिए 300, 15 को 20 से करेंगे तब, देन प्लस 15x, देन माइनस 300, देन प्लस 15x इक्वल्स टू सेम रहेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको और सोल्व करेंगे तो 300 300 कैंसिल आउट, और 15x प्लस 15x 30x इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और 400 को लेफ्ट साइड में जब लेके आएंगे तो ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 30x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब देखिए देखते ही पता चल रहा है कि क्या फैक्टर बनेंगे। जो बीच वाली जो टर्म है 30x, इसका हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो स्प्लिट अप करने दो टर्म्स में, कि उनका सम आएगा 30 और मल्टीप्लाई आएगा माइनस 400, तो 40 और 10 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस
40x माइनस 10x, क्योंकि 40 इंटू 10 हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 400। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉमन निकालने के बाद x प्लस 40 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, आप कॉमन इजीली आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पूरा चैप्टर किया हुआ है, 9th 10th 8th क्लास से करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप कॉमन निकालने के बाद में x प्लस 40 रहेगा और x माइनस 10 रहेगा। अगेन आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस 10 देन माइनस 40। माइनस वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार x यहाँ पे स्पीड है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 10, देन स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं क्योंकि 15 किलोमीटर है। देखिए 15 किलोमीटर कवर किया उसने, ये स्पीड करंट की है, तो अपस्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी उसकी। देखिए जो इक्वेशन हमने बनाई थी इससे सोल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमने बनाई, अपस्ट्रीम में जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा 20 माइनस एक्स मीन्स 10। ठीक है, 3/2 आवर्स लगा उसको, ये टाइम लगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा 15/20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स मीन्स 30, ये आएगा 1/2 आवर। तो ये आएगा देखिए 1.5 आवर और ये है हाफ आवर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 आवर। तो यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ करंट बिल्कुल सही निकली है, इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ पार्ट देखिए, ऑन सोल्विंग यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वाई वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्पीड है एक्स की वैल्यू और एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मीन स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट नेगेटिव वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ए पिकनिक बाय 2 कार्स। निधि, और मेरे को ये कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके इंटरेस्टिंग है या नहीं सारे क्वेश्चंस। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अब, निधि एंड रिया आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। निधिज पेरेंट्स ओन अ टोयोटा लीवा, रियाज पेरेंट्स ओन अ मारुति एल्टो। बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक टू सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात बाय देयर ओन कार्स। Nidhi's car travels x kilometer per hour while Riya's car travels 5 kilometer per hour more than Nidhi's car. Nidhi's car uses 4 hours more than Riya's car in covering 400 kilometer. ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप करेंगे कभी भी तो उसकी लैंग्वेज पहले समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ गए तो समझिएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ, देखिए स्पीड निधि की कार की दी हुई है। फॉर्मूला हमें यहाँ भी वही यूज करना जो पिछले में किया था हमने। क्या फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो निधि की जो कार है उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो रिया है, रियाज कार स्पीड इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निधिज कार। 5 किलोमीटर मोर मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अब क्या कहा हुआ है, निधिज कार यूजेज 4 आवर्स मोर देन रियाज कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर। कि जो निधि की कार है ये 400 किलोमीटर कवर करने में, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कवर करने में रिया की कार से 4 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो वैसी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। 400 किलोमीटर है तो यहाँ पे टाइम टेकन, दोनों कार ने कितना टाइम लिया होगा ये इस स्पीड से, वो हमें निकाल लेना है। टाइम टेकन बाय निधिज कार इक्वल्स टू, टाइम देखिए क्या रहता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 400 बाय निधि की स्पीड कितनी है x। ठीक है, इतनी आवर्स। इसके बाद में टाइम टेकन बाय रियाज कार, बाय रियाज कार। रिया की कार ने कितना टाइम लिया होगा 400 बाय x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, दोनों का टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब टाइम को दोबारा वही रिलेशन दिया हुआ है, वहाँ पे भी देखिए 1 आवर का डिफरेंस था और यहाँ पे कितने आवर्स का डिफरेंस है, 4 आवर्स मोर देन। किसने ज़्यादा टाइम लिया, निधि की कार ने। निधि की कार ने 4 घंटे ज़्यादा लिए। मतलब इसमें से अगर हम, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम है तो इसमें से हम ये माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा 4। तो 400 बाई एक्स यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई
एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 4। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इसको सोल्व करने से आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू अगर आई हमारे पास तो उनकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, इफ इन एन आर इफ निधिज कार ट्रेवल्स x किलोमीटर देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय रियाज कार इन एन आर। तो ये तो क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि 5 किलोमीटर मोर देन द निधिज कार, तो x किलोमीटर अगर ये है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसमें +5, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखिए, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इक्वेशन बन गई, तो इससे बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर आ जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने के लिए इससे 4 कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, तो इस साइड का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अगर इसको एक और स्टेप में आगे करके लिखता हूँ तो 100/x माइनस 100/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 100 इंटू 100 आने के बाद में दोनों एलसीएम है, तो x ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 इंटू एक्स प्लस 5 देन माइनस 100x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 5 ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो 100x प्लस 500, सेम वहाँ पे कैलकुलेशन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, इक्वल्स टू x² प्लस 5x। 100x कैंसिल आउट, सो इक्वेशन आपके पास बनेगी x² प्लस 5x। ऑलरेडी यहाँ पर है 500 को इस साइड में ले आएंगे तो -500 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और टू सोल्व द फाइंड द स्पीड ऑफ निधि कार, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो निधि की कार की स्पीड आ जाएगी। वेदर द कोफिशिएंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेदर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म हैज अपोजिट साइंस और नॉट, इज इट हेल्पफुल टू कंक्लूड समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट्स। देखिए ये फाइंड आउट करने से पहले आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडल टर्म मीन्स 5x के ऐसे फैक्टर बनाने हमें 5 के कि प्रोडक्ट आएगा -500 के इक्वल और सम आएगा 5 के इक्वल। तो अब हमें यहाँ पे देखते पता चल रहा है कि 5 के फैक्टर हमें बनाने हैं। जैसे 25 और 20 का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 500 और सम डिफरेंस करेंगे तो 5। तो 25 को हम ले लेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस ले लेंगे 20। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा, x² प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी देखते हैं, -20x और अंदर आपके पास आएगा x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा बाहर, तो ये आएगा x माइनस 20 और x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 20 और x की वैल्यू -25। अब की बार भी देखिए x स्पीड है तो हम 25 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 20 km/h। तो x क्या कंसिडर किया था हमने, x क्या था निधि की कार की स्पीड, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, निधि की कार की स्पीड 20 km/h। तो यहाँ पे आ जाएगी आपका, इसका आंसर हो जाएगा 20 km/h। अब देखिए नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, वेदर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म हैज़ अपोजिट साइंस और नॉट। तो यहाँ पे आप देखते पता चल रहा है कि आपको कौन से अपोजिट साइन है या नहीं। x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे कहेंगे यस द साइंस आर अपोजिट। अब इसके बाद इज इट हेल्पफुल टू कंक्लूड समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट्स। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स किससे डिसाइड होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग दोनों रूट्स हैं और रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब b² माइनस 4ac रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो b² तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 रहेगा या 0 रहेगा। अब -4ac वाली टर्म अगर प्लस हो जाए तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो माइनस साइन रहेगा -4ac, ये प्लस कब होगा, जब a और c का अपोजिट साइन रहेगा। अपोजिट मीन्स एक पॉजिटिव और एक माइनस साइन रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर एक माइनस साइन रहेगा तो एक ऑलरेडी माइनस बाहर है, तो वो हो जाएगा +4ac। तो मतलब दोनों टर्म अगर प्लस रहेंगी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम कहेंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हेल्पफुल है, साइन से हम बता सकते हैं कि ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।